और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल फतेहपुर सीकरी के इस वर्चुअल टूर में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके चल रहे हैं इस शानदार शहर के इतिहास के बारे में। फतेहपुर सीकरी की आगरा से दूरी है 36 किलोमीटर और यहाँ जाने के लिए आपको बसें और कैब आसानी से मिल जाएंगी। सुबह के बजे हैं 7:30 और हम लोग पहुंच गए हैं फतेहपुर सीकरी में और जा रहे हैं। यहाँ से बसें चलती हैं ले जाने के लिए, जो गवर्नमेंट की है। कॉम्प्लेक्स नाम है इसका। दीवाने आम या हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस का उपयोग अकबर द्वारा आम लोगों से मिलने के लिए किया जाता था। शहर को दो भागों में बांटा गया है, शाही परिसर और आम लोगों का क्षेत्र। शाही परिसर में कई सारी भव्य संरचनाएं हैं, जिसमें दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल और बुलंद दरवाजा शामिल है। दीवाने खास या हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, इसका इस्तेमाल मंत्रियों के साथ बैठकों के लिए किया जाता था। सेंटर में राजा बैठता था और उसके चारों तरफ उसके मंत्री बैठा करते थे और ऊपर जाने के लिए साइड में सीढ़ियां बनी हुई हैं। बीच के इस खंभे पे विभिन्न धार्मिक प्रतीकों को यूज किया हुआ है, जिसमें आपको हिंदू, बौद्ध और जैन के धार्मिक सिंबल मिल जाएंगे। शहर की जल आपूर्ति प्रणाली अपने समय की सबसे उन्नत प्रणालियों में से एक थी और इसमें कुएं, सीढ़ीदार कुएं और भूमिगत टैंक शामिल थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना 16वीं शताब्दी के अंत में मुगल सम्राट अकबर द्वारा कराई गई थी और यह 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। हम लोग हैं सीकरी में और इसे कहते हैं कि यहाँ पे खजाना रखा जाता था राजा का, और ये खजाना रखने के लिए बना था। इस जगह का नाम लोगों ने आँख मिचोलो भी रख दिया, क्योंकि इसके बीच में जो दीवारें हैं इनके बीच में गैप है, जिसके बीच में से आदमी जा सकता है, तो इसको आँख मिचोलो के भी नाम से जाना जाता है। और ये यहाँ का संसद भवन आप बोल सकते हैं कि जहाँ पे किंग सेंटर में बैठा करता था, उसके चारों तरफ जो उसके मंत्री थे नवरत्न, वो वहाँ पे बैठा करते थे। चलते हैं नेक्स्ट। इसे खजाने की छतरी बोलते हैं और चूँकि खजाने के पास बैठने की वजह से इसको बोला जाता है कि शायद यहाँ पे मेन खजानची बैठता होगा। उसके अलावा छतरी को ज्योतिष छतरी बोलते हैं कि ज्योतिष यहाँ पे बैठा करता होगा। बिल्कुल ये पुराने जो मंदिरों का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल उस तरह से देखने में है। और यहाँ पे साइड में पत्थर लगा हुआ है जहाँ पे ज्योतिष की बैठक लिखा हुआ भी है। खजाने की छतरी प्लस ज्योतिषी की बैठक। पुरानी पिक्चरों में देखा होगा जैसे मुंशी पैसा वसूलने के लिए बैठा होता था, बाहर वो टेबल लगा करके लकड़ी के ऊपर, कुछ वैसा ही नज़ारा है यहाँ पे। आप इमेजिन कर सकते हो कि वैसे ही लकड़ी पे मुंशी बैठा हुआ है पैसे वसूलने के लिए। और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। ये पीछे जो भवन दिख रहा है इसको बोलते हैं पंचमहल, क्योंकि यहाँ पे 5 फ्लोर्स हैं। पंचमहल एक 5 मंजिला महल है जो रानियों के लिए आश्रय स्थल के रूप में काम करता था। यहाँ पे रानियाँ बैठ करके संगीत का आनंद उठाया करती थी। इसी के ठीक सामने है अनूप तालाब। महल के बीचों बीच स्थित है अनूप तालाब, जिसपे जाने के लिए चारों तरफ से रास्ते बने हुए हैं और सिंगर बीच में बैठ करके गाना गाया करते थे और पानी से इको का साउंड उत्पन्न होता था। तो ये जो जगह थी, ये राजा और रानी के मनोरंजन की जगह थी। हम लोग जा रहे हैं राजा का बेडरूम देखने। राजा ने पत्थर से 6 फीट ऊंचा बेड बनाया हुआ था कि अगर सोते समय कोई हमला करे तो उससे बचाव हो सके। ये बेड जो है वो 6 फुट से ऊपर की हाइट पे है। इसके ऊपर राजा सोया करता था। ये कमरा बहुत ही भव्य और आलीशान है। राजा के लिविंग स्पेस से बाहर निकलते ही सामने दिखता है अनूप तालाब और चारों तरफ बनी हुई इमारतें, जिनका नज़ारा बहुत ही सुंदर है। इस कमरे का इस्तेमाल लड़कियों के द्वारा सजने के लिए किया जाता था। इसकी दीवारों पे काफ़ी सारी नक्काशियाँ हैं। कैसा मानते हैं कि इस दीवारे पे सोने चांदी से बने हुए पक्षी बने हुए थे, अंदर कांच लगे हुए थे, जिसे ब्रिटिशर्स जाते समय यहाँ से लूट के लेके गए। ये पंचमहल हम लोग घूम आए। पीछे जो दिख रहा है ये पंचमहल का दूसरा पार्ट है और इधर से हम लोग जा रहे हैं जोधा भाई के महल। कहते हैं जोधा भाई इधर रहती थी। ये जो भवन है ये इस कॉम्प्लेक्स का रसोई घर है, जो वेज रसोई घर उस समय हुआ करता था। इसकी जो कलाकृति है वो बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में बनी हुई है। इसके चारों तरफ जो पत्थर लगे हुए हैं उस पर राजस्थान में जो कलाकारी होती है वो हुई है
और ऊपर की तरह अगर आप देख सकते हो तो जो बालियाँ फेमस है राजस्थान में, उस तरह की बालियों की डिज़ाइन बनी हुई है। ये है शाही परिसर के सामने की बाउंड्री वॉल। इसके पीछे जो खुला मैदान है, यहाँ से उस समय लोग राजा रानी को आकर के देखा करते थे और रानियां यहाँ पे झरोखों में बैठा करती थी। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 मुख्य भवन हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको बोलते हैं, ये सर्दियों में रहने के लिए यूज होता था। राइट हैंड साइड वाला गर्मियों में रहने के लिए, और जो सेंटर वाला है वो मंदिर हुआ करता था। दिख रहा है ये उस जमाने में कृष्ण भगवान का मंदिर हुआ करता था। जो रानी यहाँ पे रहती थी, उन्होंने अपने यहाँ पे मंदिर बनाया हुआ था। और ठीक आंगन के बीचों बीच जो पेड़ दिख रहा है, वहाँ पे उस जमाने में तुलसी का पौधा हुआ करता था। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स रानियों के रहने के लिए जगह हुआ करती थी। का अस्तबल हुआ करता था, यहाँ पे घोड़ों को बांधा जाता था। ये साइड में जो पत्थर के बने हुए हैं और इनमें अंदर से रस्सियों को डाल करके यहाँ पे घोड़ों को बांधा जाता था। ये कहते हैं कि यहाँ पे बीरबल रहा करते थे और बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है, बहुत ही सुंदर कारीगरी है यहाँ पे। और इस भवन के बारे में मान्यता है कि ये बीरबल का भवन होता था, जो उस जमाने में राजा के मंत्री हुआ करते थे। वहाँ पे कुछ और नाम लिखा हुआ है, बीरबल भी लिखा हुआ है। तो इतिहास में जैसा पत्थरों पे लिखा हुआ है कि ऐसा हो सकता है, तो जिन लोगों ने इतिहास लिखा है उनको भी क्लियर नहीं पता है कि ऐसा हो सकता है, शायद बीरबल यहाँ रहते हो। कुछ मुगल इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि शहर को सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाया गया था, जिन्होंने अकबर को एक बेटे का आशीर्वाद दिया था। शहर में हिंदू और जैन वास्तुकला के कई उदाहरण हैं। आम लोगों के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं, जैसे कि जामा मस्जिद, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा सफ़ेद संगमरमर से बना है और इसमें जटिल नक्काशी और जड़ाई का काम है। आज हम लोग आए हुए हैं फतेहपुर सीकरी में, और ये है फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा, जो दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है, जिसकी हाइट है 52 मीटर, और इसके सामने जो सीढ़ियां हैं वो भी हैं 52। अपने उत्कर्ष के दौरान फतेहपुर सीकरी विविध आबादी वाला एक हलचल भरा शहर था। शहर में कई बाजार, उद्यान और फव्वारे थे। शहर की वास्तुकला और लेआउट को ऐसा बनाया गया था कि गर्मी के दौरान ठंडा और सर्दियों के दौरान गर्म रखने के लिए। शहर का मुख्य दरवाजा, जिसे बुलंद दरवाजा भी कहते हैं, इससे अंदर घुसते ही ठीक सामने शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, जो सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। बुलंद दरवाजे का जो गेट है वो लकड़ी का बना हुआ है और उस पर घोड़े की नालें लगी हुई है। ये है शेख सलीम चिश्ती का मेन मकबरा, जिसके अंदर का दृश्य, जहाँ पे लोग आते हैं मन्नतें मांगने और चादर चढ़ाने। उसके ठीक बगल में है उनके परिवार वालों की कब्र। पूरा अंदर मैं कब्रों के बीच में खड़ा हूँ। ये पत्थर से बना हुआ दरवाजा है, जो आज भी फंक्शनल है और काम करता है। पीछे मेरे गेट दिख रहा है, वो है बुलंद दरवाजा का पीछे का पार्ट। हम लोग बुलंद दरवाजा को पार करके आ गए हैं अंदर। फतेहपुर में फतेहपुर सीकरी 2 जगहें हैं। सीकरी जो हमने पहले घूमा, जहाँ पे राजा रानी का महल था, जहाँ वो रहते थे, उसको बोलते हैं सीकरी। और फतेहपुर ये है, फतेह का मतलब होता है विजय। जब आप गेट को पार करके अंदर आ जाते हो तो यहाँ पे दरगाह है। उसके अलावा ये बहुत बड़ा सा कंपाउंड है, जिसके चारों तरफ कमरे बने हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रुकते हैं। अंदर ही कब्रिस्तान है, जहाँ पे उनकी फैमिली को दफनाया गया है। जूता रखने की जगह है, यहाँ से एंट्री। हालांकि फतेहपुर सीकरी का गौरव अल्पकालिक था। पानी की कमी के कारण इस शहर के निर्माण के 14 साल बाद ही शहर को छोड़ दिया गया था। कुछ इतिहासकारों का यह भी सुझाव है कि अकबर का राजधानी को आगरा स्थानांतरित करने का निर्णय अपने साम्राज्य का विस्तार करने और यूरोप के साथ बेहतर व्यापारिक संबंध स्थापित करने की इच्छा के कारण था। छोड़े जाने के बावजूद फतेहपुर सीकरी समय की कसौटी पर खरा उतरा है और अब ये एक मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने इसको बचाने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई हैं, ताकि ये शहर की विरासत भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। होप ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पे बाइक रिलेटेड एडवेंचर प्लेसेस, बाइक रिव्यूज़ और बहुत कुछ लेके आते हैं।
बस ने हमें वापस कॉम्प्लेक्स के पास छोड़ दिया। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अपनी कैब के पास और कैब की पार्किंग आगे है। जैसा अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, पूरा पार्किंग फुल हो गई है। यहाँ मार्केट बनी हुई है पूरी चारों तरफ।